Hello dear aspirants, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। आज की वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो है बायोलॉजी से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा और हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, आप उससे जो है वो जुड़ गए होंगे। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे चैनल के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो हम चैप्टर लेंगे वो सेल का चैप्टर होगा। बायोलॉजी में सेल के चैप्टर में हम सेल ऑर्गेनेल देखेंगे। अब यहाँ पर हम हर किसी ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बेशक ना देखें। यहाँ पर सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, पहला पॉइंट हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, हम जानते हैं। इसके रिलेटेड जो है एक फैक्ट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसका आंसर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको दो तीन बार बताया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो एंजाइम होते हैं फॉर द Krebs साइकिल, and thus it help in the process of oxidation. It releases a lot of energy in the form of the ATP। तो आप सिंपल सा फैक्ट याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। एटीपी बनाता है, इसकी वजह से कहा जाता है। अब यहीं पर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आपको एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप सभी याद रखेंगे कि एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जो कि आपको याद रखने चाहिए। पहला, इट पार्टिसिपेट इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। किसमें पार्टिसिपेट करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना होगा, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। तो ये अपना खुद का प्रोटीन जो है बनाता है, और ये मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी कराया है। थर्ड बात आप याद रखेंगे कि डीएनए जो है इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मिलता है, जैसे कि हम न्यूक्लियस में पढ़े थे कि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है इसी तरीके से जो है हम सेल वॉल जो अगला टॉपिक है उससे हम जो है कुछ वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होती है इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। हम जो एनिमल्स की कैटेगरी में ही हम अपने को भी रखेंगे कि मैन जो है सोशल एनिमल है, हम में जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है। और ये जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अब क्या काम करती है सब प्लांट्स में? आप देखते हैं प्लांट जो होती है वो इरेक्ट होते हैं, वो रिजिड होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। उसका जो भी स्टेम्प होता है, क्यों नहीं होती है? इसी सेल वॉल की वजह से नहीं होती है। जब हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे सेल वॉल का, डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है और वो कैसे हेल्प करती है प्लांट को जो है इरेक्ट रखने में। तो इसी की वजह से जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, जो उसका स्टेम होता है उसमें मूवमेंट नहीं होती। हम एनिमल्स में जो है वो ये एब्सेंट होती है, ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट होती है। अगर हम में प्रेजेंट होती तो हम मूव नहीं कर सकते। हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर होता ये भी जो है बहुत सख्त होता, हम मूव नहीं कर सकते थे। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है सिंपल से कभी पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दे दिए कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शन दे दिया प्लांट्स, फंजे, एल्गे और एनिमल्स। तो आप ऑप्शन देंगे, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? वो एनिमल्स में जो होती है वो एब्सेंट होती है। हाँ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है और इवन जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। अब यहीं से आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप सभी। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में किसकी बनी होती है? प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर यहीं पर आपको पूछा जा सकता है सेल वॉल जो होती है वो फंजे में किसकी बनी होती है? ठीक है, तो वो किसकी होती है? वो चाइटिन की बनी होती है। किसकी? चाइटिन या काइटिन, जो भी आप पढ़े इससे। तो फंजे में जो होती है वो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। हम एल्गे की बात करेंगे, एल्गे में किसकी बनी होती है? हेमिसेलुलोज की बनी होती है। तो ये वो फैक्ट है जो आपको याद रखने होंगे। हम
अब अगले टॉपिक पे आते हैं, न्यूक्लियस पे आते हैं। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी होगी कि हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, और आपके पास ऑप्शन दिए जा सकते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस दिया जा सकता है, सेल वॉल दिया जा सकता है, लाइसोसोम दिया जाता है। इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो है इट कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखेंगे कि डीएनए इज मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस। जो डीएनए होता है, हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, ठीक है, बट जो मेनली मिलता है डीएनए वो हमारे न्यूक्लियस में ही मिलता है। जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कभी और, जो है वो मैम जो है आपके लिए बना रही थी, बट जो है अब हम शॉर्ट में ही ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो वो कभी और जो है वो अपलोड कर लेंगे। फिर हम कंडक्ट, इसमें जो न्यूक्लियस है उसके लिए आप एक इम्पॉर्टेंट उसका फंक्शन याद रखेंगे, एक के इट ये कंडक्ट सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल डिवीजन जो है उसमें मदद करता है। आप देखते हैं कि हमारे पास कोई भी सेल होता है, ठीक है, आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, वो सेल जो है वो ब्रेक होता है किस तरीके से, उसका जो है न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट में जो है वो ब्रेक हो जाता है, फिर 2 अलग पेरेंट से जो है वो अलग 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो वो सेल डिवीजन में हम जो है वो पढ़ेंगे। तो आपको इतना ही याद रखना है अभी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपका मेन फोकस यही है कि आपको एग्जाम निकालना है। फिर बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ। ठीक है, तो सुसाइडल बैग हम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। लाइसोसोम के अंदर जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम। राइबोसोम का अक्सर फंक्शन पूछते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे राइबोसोम जो है इट इज मेड अप ऑफ आरएनए। किसका बना हुआ होता है, ये आरएनए का बना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस की एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बट आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जो है यही यही बस एक बात याद रख लेना, इससे इतने में ही आपका जो है पूछा जाएगा अगर आपके एग्जामिनेशन में आए। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक जो है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और इस दूसरी जो होती है वो जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा जाता है, जब राइबोसोम जो है ये सपोज हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब इसके साथ जो है वो राइबोसोम जो है जुड़ जाते हैं, और जिस वाली के साथ वो जुड़ जाए उससे हम जो है रफ कहेंगे। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन वो ये है कि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका जो फंक्शन होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। याद रखेंगे, आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा। तो आपको याद रखना चाहिए रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा राइबोसोम को, और स्मूथ जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में जो है वो मदद करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है सेल ऑर्गेनल की ही बात करेंगे, वो वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल तो आप जानते हैं, खाली जगह समझ लीजिए। तो वैक्यूल जो है वो प्लांट में क्या, एक तो प्रेजेंट जो होता है प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। एनिमल में जो होते हैं वो साइज स्मॉल होता है। वैक्यूल जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है कि वो स्टोर करता है फूड एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। फूड को भी स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल को भी जो है वो जो है स्टोर करता है। और यह बात याद रखेंगे कि दोनों में मिलता है, प्लांट और एनिमल। फिर हमारे पास अगला है वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम सिंपल सा याद रखेंगे, टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन।
इतना ही इसका एक फंक्शन याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा प्लास्टिड है, और ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉरी, ये है आपका प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होता है, आप प्लास्टिड जो है एक्चुअली में जो है डिफरेंट कलर देता है प्लांट को। आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अलावा आप जो है आपने जो है क्रोमोप्लास्ट भी सुने होंगे। तो बेसिकली जो फंक्शन होता है प्लास्टिड का, ये डिफरेंट कलर देता है प्लांट का। आप देखते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर जो होता है वो जो है ग्रीन होता है, जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका डिफरेंट कलर भी होता है। तो ये प्लास्टिड का मेन फंक्शन जो है वो डिफरेंट कलर देना प्लांट को। और इसी की जो टाइप है क्लोरोप्लास्ट, इसी की एक टाइप आती है, और इसका तो बारे में आप सभी जानते हैं। कौन नहीं ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये नहीं जानता होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि ये प्लांट लीफ में पाए जाते हैं और प्लांट को जो है ग्रीन कलर देने के अलावा जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भी जो है हेल्प करते हैं। और इसी की वजह से हम जो है क्लोरोप्लास्ट को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है किचन ऑफ द सेल। तो अगर आपको पूछा जाएगा कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है जिसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, बखूबी अब आप आंसर जो है उसका दे सकते हैं। और याद रखेंगे जो प्लास्टिड होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में होते हैं। अब देखिए जो सेल का चैप्टर है, जितने भी सेल ऑर्गेनल थे ये हमने आपको जो है उनके मेन मेन फंक्शन जो है बता दिए, आपकी रिवीजन जो है उसकी करा दी। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है। ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक जो है हमसे जो है हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, फेसबुक पे हम पे जो है पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले जाके जो है आप ज़रूर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से जो है आप उसे ज्वाइन कीजिए। और अब हम देखेंगे कुछ डिजीज़ेज़ के बारे में यहाँ पर। तो देखिए जो हमारे पास कुछ डिजीज़ेज़ है, कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती है, और हमारे पास एक्वायर्ड डिजीज़ेज़ होती है। जेनेटिक डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती है जो हम बर्थ से जो है हम में होती है। मैंने डिजीज़ेज़ पढ़ाई है, 2 से 3 वीडियोज़ पे अवेलेबल, आप पूरी-पूरी देख सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ाई है, वायरल पढ़ाई है, फंजी पढ़ाई है, प्रोटोज़ोआ भी पढ़ाई है, हर कोई पढ़ाई भी है। तो हमारे पास जो जेनेटिक डिजीज़ होती है और हमारे पास एक एक्वायर्ड डिजीज़ होती है। जेनेटिक डिजीज़ जो होती है हमारी बाय बर्थ होती है, पैदाइश से होती है, जब हम पैदा होते हैं अपने साथ ही लेके आते हैं। और फिर एक्वायर्ड डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ेज़ जो हम जो है अपनी लाइफ में जो है जो हमें बाद में हो जाती है, बर्थ के बाद होती है। ठीक है, जो कि बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है, प्रोटोज़ोअल भी हो सकती है। अब जो जेनेटिक डिसीज़ है उसमें हमारे पास जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, हमारे पास हेमोफिलिया है। क्या होता है हेमोफिलिया? मैंने पढ़ाया हुआ है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हेमोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, जो खून जमता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। और इसी डिजीज़ के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप ये भी याद रखेंगे कि हेमोफिलिया डिजीज़ जो है इसका एक दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर डिजीज़। क्या कहा जाता है? क्रिसमस फैक्टर डिजीज़ भी कहा जाता है। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डिजीज़ को कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर डिजीज़। और इसी का जो है वो एक और नाम भी है, वो ये नाम है कि रॉयल डिजीज़ किसे कहा जाता है? रॉयल डिजीज़ भी हेमोफिलिया को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रॉयल डिजीज़? क्योंकि ये ब्रिटेन की जो क्वीन थी, उनकी फैमिली में जो है ये डिजीज़ थी। उनकी फैमिली में ये डिजीज़ थी और ये डिजीज़ क्रिसमस के वक़्त जो है पता चली थी। इसी के लिए वजह से इनके ये 2 नाम हैं, एक क्रिसमस फैक्टर डिजीज़ और दूसरा है रॉयल डिजीज़। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है अफ़ेक्ट करता है। फिर आती है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है ऑलमोस्ट जो है हर बच्चा जो है इसके बारे में जानता होगा। इसमें जो हमारी बॉडी के जो कोन सेल्स होते हैं, उन पे अफ़ेक्ट हो जाता है। कोन सेल जो है वो हमें क्या मदद करते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, कि रेड कलर क्या है, ग्रीन क्या है, ब्लू क्या है, कलर हम पहचान सकते हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में जो है हमें जो है सब कुछ एक जैसा सा दिखता है, हम उसे पहचान नहीं सकते। तो बेसिकली जो है इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन से सेल इफेक्ट होते हैं, तो याद रखेंगे कलर ब्लाइंडनेस में हमारे कौन सेल जो है वो इफेक्ट होते हैं। फिर आती है बात डाउन सिंड्रोम की। तो ये 3 सिंड्रोम हमने पढ़ाए हैं, बल्कि मैंने 4 पढ़ाए आपको। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफ्टनर सिंड्रोम और एक और है वो पेटाउ सिंड्रोम है। वो भी जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में याद रखेंगे, डाउन सिंड्रोम जो है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है? दोनों में पाया जाता है डाउन सिंड्रोम।
और ये हमारे जो इसमें क्या होता है, जो ऑटोसोम्स होते हैं हमारे, उस पे इफ़ेक्ट होता है। हम जानते हैं जो हमारे पास जो है क्रोमोसोम होते हैं 46 इस नंबर होते हैं, ठीक है? बट इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 46 की जगह जो होता है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हमारे पास जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, वो 47 हमारे पास क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ये कौन-सा क्रोमोसोम होता है? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, वो किसकी ट्राइसोमी की वजह से होता है? तो ये आप जो है याद रखेंगे, ट्राइसोमी जो होती है वो 21st क्रोमोसोम की वजह से होता है। ये मैंने बहुत डिटेल में जो है आपको ह्यूमन डिजीज़ेज़ में जो है ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। फिर आती है बात हमारे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम जो है ये सिर्फ़ फीमेल्स से रिलेटेड है। टर्नर सिंड्रोम जो है वो सिर्फ़ फीमेल्स में होती है, ये बीमारी। तो टर्नर सिंड्रोम जो है फीमेल्स में होगी और फीमेल्स के जो ऑटोसोम होते हैं ना, उसे ये अफ़ेक्ट करती है। आपको पता है 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं, यहाँ पर एक क्रोमोसोम का जो है डिलीशन हो जाता है और वो डिलीशन हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 45 क्रोमोसोम जो है वो हमारे टर्नर सिंड्रोम में बचते हैं, एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है? तो ये सिम्पटम्स क्या होता है, ये स्टाइल बना देता है। फिर हमारा जो है क्लिफ्टनर सिंड्रोम है, जो भी आप इसे पढ़े, क्लिनिफ्टर पढ़े या जो भी है, जैसे भी प्रोनाउंस करें आप, ठीक है? इसके बारे में, ये जो है सिर्फ़ मेल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी जो है हमारे डाउन सिंड्रोम की तरह ही एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो याद रखेंगे जो हमारा क्लिफ्टन सिंड्रोम है, इसमें जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। तो ये इसके रिलेटेड है। तो इसमें जो है जो है वो जो भी मेल होता है वो ट्रांसजेंडर जो है वो बन जाता है। ठीक है? वो उसी के कैरेक्टर मतलब आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो है कभी-कभी एक आपने बहुत मशहूर क्वेश्चन सुना होगा नाइट्रोजनस फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में, कि कौन से बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो होते हैं, एक और क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा बैक्टीरिया फ्रीली जो है वो लिव करता है सॉइल में। तो हमने 2-3 बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं, एज़ोबैक्टर है हमारे पास, एज़ोस्पिरिलियम है एंड क्लॉस्ट्रिडियम है हमारे पास। ठीक है? ये बैक्टीरिया फ्रीली रहते हैं हमारे सॉइल में और फिक्स करते हैं। ये सॉइल में फ्रीली रहते हैं। जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट में रहता है, उनकी जड़ों में रहता है। बट ये जो है ये हमारे सॉरी ये फ्रीली रहते हैं। ठीक है? और एटमॉस्फेयर की जो भी नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स करते हैं इंटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे फैक्ट जो है वो डिस्कस किए जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। अब आगे और देख लेते हैं कुछ। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा भी चुका हूँ मैं, ठीक है? ज़ाइलम पे भी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। देखिए ज़ाइलम एंड फ्लोएम पे। ज़ाइलम जो है और फ्लोएम जो है बेसिकली ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ है। हमने ऊपर सेल पढ़ा चैप्टर, सेल के बाद जो है हम यहाँ पर जो है अपने टिश्यूज़ के चैप्टर में आ रहे हैं। ठीक है? टिश्यूज़ के चैप्टर में जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जाइलम एंड फिलोएम जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू है इन द प्लांट्स। फंक्शन क्या होता है जाइलम का, ये कंडक्शन का फंक्शन करता है। ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को जो है कंडक्ट करता है। वेयर फंक्शन ऑफ फिलोएम, अगर हम फिलोएम का फंक्शन देखें, ये फूड को जो है प्रिपेयर करता है। तो हमारा जाइलम का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये जो है कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। फंक्शन फिलोएम का क्या होता है, फिलोएम जो होता है वो कंडक्ट करता है जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं लीव्स, ठीक है? तो फूड को जो है ये आगे कंडक्ट करता है, पूरे प्लांट तक जो है पहुँचाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं ग्रीन कलर जो होता है प्लांट का वो किसकी वजह से होता है, हमारे क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल की वजह से जो होता है वो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्लोरोफिल है, ठीक है? उसके अंदर कौन-सा एलिमेंट है? कौन-सा एलिमेंट होता है? तो वो कौन-सा होता है? मैग्नीशियम होता है। याद रखेंगे मैग्नीशियम होता है Mg, जो प्रेज़ेंट होता है किसमें? क्लोरोफिल में। आई होप आपके आज आज के लिए इस वीडियो में जो हम इतना ही जो है वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ज़रूर जो है कुछ दूसरे फैक्ट लेके आएँगे जो कि वन लाइनर होंगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और आप जो है इसे अच्छे से रिवाइज़ कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में। ठीक है? ऐसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे पहली बार हैं, उनसे उन्हें ये मैं बता दूँ कि हम ये सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ चुके हैं।
और अब हम जो कर रहे हैं वो रिवीजन है कि वो पॉइंट जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं ताकि उनकी कुछ हेल्प हो जाए, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो अच्छे से रिवाइज कर सके और अपना स्कोर जो है वो बेटर कर सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे सोशल मीडिया पे हमसे जॉइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।